जी हाँ मेरे दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ माइनर 1B सोशियोलॉजी के मोस्ट वीवीआई प्रश्नों को तथा उसके उत्तरों को। मिस कह सकते हैं कि आज का जो वीडियो है हमारे लिए महासंग्राम साबित होने वाला है, क्योंकि मात्र एक ही वीडियो के अंतर्गत में हम लोग पूरे माइनर 1B सोशियोलॉजी को ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर कौन से प्रश्न जो है आपको सोशियोलॉजी के लिए पढ़ के जाना है और कौन से प्रश्न की तैयारी मैंने करवाई है। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं अगर माइनर 1B सोशियोलॉजी के मोस्ट वीवीआई प्रश्नों का दोस्त, तो सबसे पहला प्रश्न जो है ना आपको पढ़ के जाना है, भारतीय समाज को समझने का शास्त्रीय दृष्टिकोण क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, भारतीय समाज के मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्योंकि अगर विद्या के इस पेपर की बात करें तो विद्या के इस पेपर में आप 12-15 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो उतना क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको मात्र 7 से 8 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो 100% आपके एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, दलित से आप क्या समझते हैं, उनके प्रमुख समस्याएं क्या है उसके बारे में। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन आपका हो गया। फिर मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पढ़ना है, आधुनिक समय में स्त्रियों की स्थिति में हो रहे परिवर्तन की चर्चा करें। आधुनिक स्थिति मतलब समझ रहे हैं, आधुनिक समय मतलब आज़ादी के बाद। ठीक है, तो वही कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद स्त्रियों की स्थिति में हो रहे परिवर्तन की चर्चा करें। क्वेश्चन में आपको आधुनिक समय दे दे या तो स्वतंत्रता के बाद दे दे, आपको सेम ही आंसर लिखना है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पढ़ना है, भारत की जनसंख्या की प्रकृति या तो वृद्धि एवं विशेषताओं की व्याख्या करें। क्वेश्चन में आपको भारत की जनसंख्या की वृद्धि दे दे या तो प्रकृति दे दे, आपको सेम आंसर लिखना है। फिर मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पढ़ना है, ग्रामीण समुदाय क्या समझते हैं, इसके प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें। ये क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ना है आपको। फिर 7 में आपको पढ़ना है, नगर को परिभाषित करें एवं उसकी विशेषताओं की विवेचना करें तथा इसके विकास के बारे में बताएं। और लास्ट प्रश्न आपको पढ़ के जाना है, अल्पसंख्यक समुदायों की समस्याओं का वर्णन करें। ठीक है, मात्र ये 8 प्रश्न आपको एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर मैंने कौन से प्रश्न आपको इस वीडियो के अंतर्गत में करवाया है। तो पहला क्वेश्चन मैंने ये बताया है कि भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन मैंने करवाया है, आधुनिक समय में स्त्रियों की स्थिति, क्वेश्चन नंबर 4 वाला। फिर मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको करवा दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको करवा दिया, नगर को परिभाषित करिए, या तो नगरीय क्वेश्चन आएगा, नगरीय कुछ करके आएगा, आपको सेम आंसर लिखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं किसके बारे में, भारतीय समाज के मुख्य विशेषताओं के बारे में, है ना। और मैं आपको अभी बता देना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन बच गए हैं, अगर आपको उसका आंसर चाहिए होगा तो मुझे कमेंट अवश्य करिएगा। ठीक है, कि सर जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको बता दीजिए, जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा दोस्त मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भारतीय समाज के मुख्य विशेषताओं को जानते हैं। तो आज का प्रश्न हमारा होने वाला है, भारतीय समाज की विशेषता को बताइए। क्वेश्चन क्या है, भारतीय समाज की विशेषता को बताइए, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि सबसे पहले आपको लिखना कैसे है। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं भारतीय समाज का, किसका, भारतीय समाज का, तो भारतीय समाज के बारे में हम लोग सब जानते हैं। किसके बारे में, भारतीय समाज के बारे में हम लोग सब जानते हैं। भारत देश जो है एक ऐसा देश है जो विविधताओं का देश है। कैसा, विविधताओं का देश है, जहां पे अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं लेकिन फिर भी एकजुट मिलकर रहते हैं। ठीक है, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं लेकिन फिर भी एक साथ मिलजुल के रहते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग आज के वीडियो में भारतीय समाज के बारे में जानते हैं कि आखिर भारतीय समाज की क्या क्या विशेषताएं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है भूमिका, और भूमिका में लिखना है इस प्रकार से कि भारतीय समाज अपनी विविधता, सांस्कृतिक धरोहर और समृद्ध परंपराओं के लिए जो है ना विश्व भर में प्रसिद्ध है। भारतीय समाज जो है अपनी विविधता के कारण, सांस्कृतिक धरोहर के कारण और समृद्ध परंपराएं, यहाँ की परंपराओं के कारण जो है ना ये विश्व भर में, विश्व के हर देशों में क्या है, प्रसिद्ध है। कौन, भारतीय समाज अर्थात भारत। ठीक है, कहा जाता है कि यहाँ विभिन्न धर्म, विभिन्न जातियां, विभिन्न भाषाएं और संस्कृति सह अस्तित्व में रहती हैं। मिस कह सकते हैं कि हमारा भारत में जो है ना विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं के लोग और विभिन्न संस्कृति के लोग भी जो है ना मिलजुल के एक साथ रहते हैं।
कहा गया कि भारतीय समाज की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। भारतीय समाज की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसको निम्नलिखित रूपों में बताया गया, ठीक है। जिसमें से पहला विशेषता है सांस्कृतिक विविधता। क्या है? सांस्कृतिक विविधता कहने का अर्थ यह है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पे संस्कृति के आधार पे भी अलग अलग लोग रहते हैं, लेकिन एकजुट होकर रहते हैं, ठीक है। तो देखिए कहा गया है धर्म। क्या है? धर्म। भारत में विभिन्न धर्म का सह अस्तित्व है। भारत में जो है ना अलग अलग धर्म के लोग भी रहते हैं, है ना, और एकजुट होकर रहते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी समुदाय यहाँ के प्रमुख धर्मों में शामिल है। इस भारत में कह सकते हैं कि विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं और एक साथ मिलजुल के रहते हैं, ठीक है। फिर कहा गया भाषा। कहा जाता है कि भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं और 1600 से अधिक भाषाएं और बोलियां बोली जाती है। कहां पे? भारत में। हिंदी और अंग्रेजी जो यहाँ का सबसे प्रमुख भाषा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सांस्कृतिक परंपराएं। कहने का अर्थ यह है कि भारत के लोग जो है ना, भारत के लोगों का सांस्कृतिक भी अलग अलग है, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है भारत की सांस्कृतिक परंपरा, यहाँ का परंपरा जो है अलग लोगों का अलग अलग, जैसे मान लीजिए हिंदुओं का अलग होता है, मुस्लिमों का अलग होता है, ईसाइयों का अलग होता है, तो सबका परंपरा भी जो है ना और रीति रिवाज जो है वो अलग है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ के लोग जो है वो एकजुट होकर के रहते हैं, ठीक है। फिर देखिए दूसरा इसका विशेषता है धार्मिक सहिष्णुता। मीन्स भारत के लोग जो हैं, भारत में कई प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी भारत के लोग जो है ना एकजुट होकर के एक साथ मिल करके त्योहारों को मनाते हैं, चाहे वो हिंदुओं का त्यौहार हो, चाहे वो मुस्लिमों का त्यौहार हो, चाहे वो ईसाइयों का त्यौहार हो, सबके त्योहारों को लोग मिलजुल करके मनाते हैं। देखिए भाई कहा गया कि भारतीय समाज में धार्मिक सहिष्णुता और सह अस्तित्व का भाव है। विभिन्न धर्मों के लोग एक दूसरे के धार्मिक त्योहारों और उत्सवों में भाग लेते हैं और मनाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है। दूसरा लिखना है कि धार्मिक सहिष्णुता ने भारत में अनेक धार्मिक स्थलों और तीर्थ स्थानों को विकसित होने में मदद किया। मीन्स धार्मिक सहिष्णुता ने क्या किया? भारत में अनेक धर्म स्थलों और तीर्थ स्थान को विकसित होने में हेल्प किया। किसने? धार्मिक सहिष्णुता ने, ठीक है। फिर आपको तीसरा विशेषता लिखना है सामाजिक संरचना, कि हमारा भारत का सामाजिक संरचना क्या है। हमारा भारत का सामाजिक संरचना जो है वो क्या है, यहाँ का एक विशेषता है, ठीक है, भारतीय समाज का एक विशेषता है। तो कैसे? देखिए कहा जाता है कि जाति व्यवस्था में हमारा समाज जो है, हमारा भारत का समाज जो है वो विभिन्न वर्गों में विभाजित है, जैसे कि जाति प्रथा में विभाजित है, जाति व्यवस्था में विभाजित है। कहा जाता है कि भारतीय समाज में जाति व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय समाज में जो है जाति व्यवस्था का क्या है, एक महत्वपूर्ण स्थान है, और यह जो है समाज की संरचना को प्रभावित करता है। यह क्या करता है? समाज की संरचना को प्रभावित करता है। हालांकि वर्तमान में इस परंपरा में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, ठीक है। और अभी की बात करें अगर, तो अभी अभी जो है ना इस परंपरा में क्या आ रहा है, धीरे धीरे बदलाव आते जा रहा है, ठीक है। आगे है परिवार प्रणाली। क्या है? परिवार प्रणाली। कहा जाता है कि संयुक्त परिवार प्रणाली भारतीय समाज की विशेषता है। यहाँ भारत में लोग जो रहते हैं ना, परिवार जो रहते हैं वो एक साथ मिलजुल के रहते हैं, है ना। आप देखते होंगे कि कोई रहता है संयुक्त परिवार जिसमें चाचा लोग हैं, उसके दादा लोग हैं, ठीक है, मतलब पूरे परिवार मिलजुल के रहते हैं, इसमें 20-25 लोग रहते हैं, है ना। तो एक कहा गया कि संयुक्त परिवार प्रणाली भारतीय समाज की विशेषता है, जहां एक ही छत के नीचे कई पीढ़ियां एक साथ रहते हैं। वो रहता है, उसके पिताजी रहते हैं, उसके दादाजी रहते हैं, उसके दादाजी के भी दादाजी रहते हैं। उस प्रकार के परिवार को हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार कहते हैं। लेकिन हालांकि अभी की अगर बात करें तो वर्तमान में एकल परिवार की प्रवृत्ति जो है वो ज्यादा बढ़ रही है ना। एकल परिवार यहाँ पे ज्यादा निवास करते रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए इसका चौथा जो विशेषता है वो समाज का ग्रामीण अधिकार आधार। क्या है? समाज का ग्रामीण आधार। मीन्स कहने का अर्थ यह है कि हमारा भारतीय समाज जो है उसके अधिकतर लोग जो है वो कहाँ निवास करते हैं? ग्रामों में। मीन्स गाँव में निवास करते हैं, ठीक है। देखिए भाई कहा गया कि भारतीय समाज का अधिकांश हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। भारतीय समाज का अधिकांश हिस्सा जो है ना वो कहाँ निवास करता है? तो गाँवों में ही निवास करता है, ठीक है। और कृषि और ग्रामीण जीवन भारतीय संस्कृति और अर्थव्यवस्था का प्रमुख हिस्सा है, ठीक है। और कृषि जो होता है और ग्रामीण जीवन जो है ना वो भारतीय संस्कृति का क्या है? एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। कहा जाता है कि गाँवों में पारंपरिक जीवन शैली और सामाजिक संरचना आज भी बरकरार है, ठीक है। गांव में जो लोग रहते हैं ना वो भी परंपरा के अनुसार से रहते हैं, ठीक है, और सामाजिक संरचना के आधार पर रहते हैं, ठीक है। समाज में कोई मुखिया होता है, वो जैसे जैसे बोलता है वैसे वहाँ पे कार्य भी होता है, ठीक है। जो भारतीय समाज की मूलभूत विशेषताओं को दर्शाती है, जो क्या करता है? भारतीय समाज के विशेषताओं को दर्शाता है, ठीक है। तो ये हम लोग समझ गए समाज का ग्रामीण आधार। पांचवा है लोकतांत्रिक मूल। हमारा भारत जो है वो लोकतांत्रिक देश है।
मीन्स गणराज्य है, ठीक है, गणतांत्रिक देश है ना। यहाँ पे सरकार का राज्य नहीं चलता है, यहाँ पे लोगों का अधिकार चलता है ना। तो वही कहा गया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां प्रत्येक व्यक्ति को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार है, ठीक है। यहाँ पे भारत जो है हमारा लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे प्रत्येक लोग क्या कर सकते हैं, अपने लोकतांत्रिक मीन्स मताधिकार वोटिंग का जो है ना प्रयोग कर सकता है, उसका अधिकार का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। फिर कहा गया कि भारतीय समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों और अधिकारों की मान्यता है। भारतीय समाज में जो है ना लोकतांत्रिक मूल्यों और अधिकारों की मान्यता है जो समाज को सशक्त और समावेशी बनाता है, जो समाज को क्या करता है, सशक्त में समझते हैं, मजबूत बनाता है, ठीक है। कौन, भारतीय समाज की विशेषताएं, ठीक है। कहा गया कि भारत जो है विविधता में एकता वाला देश है, भारत जो है विविधता में एकता वाला देश है। देखिए कहा गया कि भारतीय समाज में विविधता के बावजूद एकता का भाव प्रमुख है। भारत के लोग जो हैं, भारतीय समाज में जो है ना विविधता है, मीन्स अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, ठीक है, अलग अलग रंग के लोग रहते हैं, फिर भी यहाँ पे क्या है, एकता है। कहाँ पे, भारत में। कहा गया कि विभिन्न धर्म, जाति, भाषा और संस्कृति के लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं। कहाँ पे, भारत में, जो भारत के समाज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। फिर सातवां विशेषता है अर्थव्यवस्था और रोजगार। क्या है, अर्थव्यवस्था और रोजगार। कहा गया है कि भारतीय समाज की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। भारतीय समाज की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है, कृषि प्रधान है। मीन्स भारत जो है सबसे ज्यादा किस पे निर्भर करता है, कृषि पे, ठीक है। लेकिन हाल के वर्षों में औद्योगिकरण और सेवा क्षेत्र में भी तेजी से विकास हुआ है। लेकिन अगर अभी की बात करें तो अभी के दिनों में जो है ना भारत में औद्योगिकरण और सेवा क्षेत्र का भी क्या हुआ, काफी तेजी से विकास हुआ है। जैसे कि देखिए बताया गया है कि रोजगार के विभिन्न क्षेत्र जैसे कि कृषि, उद्योग, सेवा, आईटी और ये सब चीज में जो है ना भारतीय समाज को रोजगार प्रदान कर रहा है, ठीक है। इस समय भारत जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है ना। फिर देखिए इसका आठवां विशेषता है सामाजिक सुधार आंदोलन। मीन्स जब जब भारत में कुछ प्रॉब्लम हुआ है ना तब यहाँ के लोगों ने क्या किया, उसको सुधार करने का प्रयास किया। तो वही कहा गया कि भारतीय समाज में समय समय पे सामाजिक सुधार आंदोलन होते रहे जिन्होंने समाज में प्रगतिशील बदलाव लाने की मदद किया, ठीक है। इस भारत में जो है ना भारतीय समाज में समय समय पर क्या हुआ है, सामाजिक सुधार आंदोलन हुआ है जिसने क्या किया, हमारे समाज को बदलने का प्रयास किया है। उदाहरण के रूप में मान लीजिए हमारे भारत में सती प्रथा था, उसको खत्म किया गया। विधवा पुनर्विवाह था, वो भी खत्म किया गया, ठीक है। फिर बाल विवाह निषेध था, ये सब लाया गया। जाति भेदभाव उन्मूलन किया गया, सब खत्म किया गया। तो ये सब आंदोलन जो है ना हमारे भारतीय समाज में हुए हैं। मिस कह सकते हैं कि हमारा भारत जब जब एक गलत कदम पे चलता जा रहा है, ठीक है, चलता जाता है, तब तक यहाँ पे क्या होता है, आंदोलन होना चालू हो जाता है। फिर देखिए इसका नौवां विशेषता है शिक्षा और ज्ञान। क्या है, शिक्षा और ज्ञान। हमारा भारत जो है, हमारा भारतीय समाज जो है शिक्षा के क्षेत्र में भी क्या है, काफी प्रगति कर रहा है। देखिए कहा गया कि भारतीय समाज में शिक्षा का महत्व बढ़ता जा रहा है। भारतीय समाज में जो है शिक्षा का महत्व क्या है, बढ़ता जा रहा है। यहाँ प्राचीन शिक्षा प्रणाली गुरुकुल से लेकर के आधुनिक शिक्षा संस्थान विश्वविद्यालय तक मौजूद है। मीन्स कहा जाता है कि हमारा भारत पहले जो है गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त करता था, लेकिन अभी विश्वविद्यालय की शिक्षा यहाँ पे मौजूद है। कहाँ पे, भारतीय समाज में, ठीक है। आगे कहा गया कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन के क्षेत्र में भारतीय समाज ने वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और हम लोग विज्ञान की बात करें, प्रौद्योगिकी की बात करें, प्रबंधन के क्षेत्र में बात करें तो हर क्षेत्रों में भारत ने क्या किया, महत्वपूर्ण योगदान दिया है और विश्व स्तर पर, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसको क्लियरली समझ गया, ये क्वेश्चन को क्लियरली समझ गया कि भारतीय समाज आखिर क्या था और इसके क्या क्या विशेषताएं थी, ठीक है। अब यहाँ पे आता है निष्कर्ष। लेकिन इसके जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग माइनर सोशियोलॉजी की तैयारी कर रहे हो तो इससे रिलेटेड जितने भी वीवीआई क्वेश्चन है, सिर्फ मैं वीवीआई क्वेश्चन आपको करवा दूंगा एग्जामिनेशन से पहले, वो आप लोग जरूर से जरूर देख लें, ठीक है। और आपसे रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट होंगे उसको जरूर से जरूर भेजें, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन करवाऊंगा आपको जो वीवीआई है, ठीक है। निष्कर्ष प्रकार से लिखेंगे कि भारतीय समाज की विशेषताएं उसकी सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक विविधता को दर्शाती है। भारतीय समाज की विशेषता जो है क्या दर्शाता है, यहाँ के सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक विविधता, ठीक है। कहा जाता है कि विविधता में एकता, धार्मिक सहिष्णुता, लोकतांत्रिक मूल्य और सामाजिक सुधार आंदोलन ने भारतीय समाज को क्या किया है, मजबूत और समृद्ध संस्कृति के रूप में विकसित किया। किसने, तो विविधता में एकता, ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता, लोकतांत्रिक मूल्य और सामाजिक सुधार आंदोलन ने क्या किया, भारत को मजबूत किया है, ठीक है, और भारत की संस्कृति को मजबूत किया है। आगे कहा जाता है कि भारतीय समाज की इन विशेषताओं ने न केवल उसे मजबूत बनाया बल्कि उसे विभिन्न चुनौतियों का सामना करने में सक्षम भी बनाया। किसने,
भारतीय समाज की विशेषताओं ने। ठीक है, तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 5 BBMQ हिस्ट्री कोर 11 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने वाले हैं। देखिए, अगर बात करें हम लोग ये क्वेश्चंस का कोर 11 कोर 12 का, ठीक है, और BBA और BBMQ का, ठीक है, तो BBMQ में जो है ना कोर 11 के क्वेश्चंस अलग दिया हुआ है, तो BBU वालों को कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। ठीक है, BBU का अलग प्लेलिस्ट है और BBMQ का अलग प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो BBU वालों को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये जो अभी मैं बता रहा हूँ ये BBMQ का है। क्वेश्चन क्या है आपका कि स्वतंत्रता के बाद भारत में स्त्रियों की स्थिति का विवेचना कीजिए, कि आज़ादी के बाद जो है भारत में स्त्रियों का क्या स्थिति है। ठीक है, उनका स्थिति ठीक हुआ है कि खराब हुआ है, उनके स्थिति के बारे में बताना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका हिस्ट्री कोर 11 का है, सेमेस्टर 5 BBMQ का। ठीक है, और मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन कहीं और भी पूछता है, कोई भी दूसरा भी एग्जाम में पूछता है, BBU में भी पूछता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप आंसर सेम लिख सकते हैं, लेकिन ये कोर 11 में अभी BBMQ में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद जो है ना भारत में स्त्रियों का क्या स्थिति रहा है। सबसे पहले हम लोग भूमिका को समझते हैं, क्योंकि ये जब हम लोग बनाएंगे ना क्वेश्चन को, जब बनाएंगे ना तो क्वेश्चन बनाने के बाद जो है ना सबसे पहले हम लोग को भूमिका लिखना होता है। ठीक है, तो भूमिका में क्या लिखेंगे, देखिए बताया गया है स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नारी की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव आया। अगर हम लोग बात करें आज़ादी के बाद, ठीक है, तो आज़ादी के बाद जो है ना भारतीय नारी की स्थिति में जो है ना बहुत भारी बदलाव आया। जैसा कि हम लोग सब देखते हैं, अपना समाज में रहते हैं, ठीक है, स्त्रियों का स्थिति जो है ना बहुत सुदृढ़ हो चुका है ना। वह घर की चारदीवारी से बाहर निकल करके देश के विकास में अमूल्य योगदान देने लगी है। मगर महिलाओं की बात करें, स्त्रियों की बात करें, तो वे जो है ना आज़ादी के बाद घरों से निकल के, घर के चारदीवारी से निकल करके हमारे समाज में, हमारे देश के विकास के लिए हर वो कार्य कर रही है, मतलब योगदान वो लोग भी दे रही है। ठीक है, आज हमारे देश की नारियां राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और शैक्षिक सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। अगर हम आज के नारियों की बात करें, आज के स्त्रियों की बात करें, तो आज की स्त्री जो है ना हर वो क्षेत्र में पुरुषों को क्या दे रही है, मात दे रही है। जैसा कि राजनीतिक क्षेत्र की अगर बात करें, सामाजिक क्षेत्र की बात करें, सांस्कृतिक क्षेत्र की बात करें, वैज्ञानिक और शैक्षणिक क्षेत्र की भी बात करें, तो हर एक क्षेत्र में जो है ना स्त्रियां जो है पुरुषों को क्या दे रही है, टकराव दे रही है ना, कि स्त्रियां जो है हर एक कदम पे वो लोग आगे बढ़ते जा रही है। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद जो है स्त्रियों का स्थिति जो है काफ़ी सुदृढ़ हुआ है। ठीक है, काफ़ी विकसित हुआ है। ठीक, ये हम लोग को भूमिका में लिखना है। अब इसके आगे क्या लिखना है, आगे बताया जाता है कि शादियों से शोषित एवं पददलित नारी पुरुष प्रधान समाज के प्रभाव से मुक्त होकर के आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक दास्ता से निकल करके सुखी जीवन का विकास की सुविधाएं प्राप्त कर रही है। अगर हम लोग महिलाओं की स्थिति की बात करें, तो पहले क्या था कि विवाह होने के बाद महिलाओं का शोषण किया जाता था। उसके बाद ये भी बताया जाता था कि वहाँ पे पुरुष प्रधान देश था पहले। ठीक है, जैसा पुरुष बोलेगा वैसा स्त्रियों को करना पड़ता था, लेकिन अब वैसा नहीं है ना। अब जो है स्त्रियां खुद से जो है ना क्या कर सकती है, अपने सुखी जीवन का विकास कर सकती है, उसमें सक्षम है। ठीक है, ये हम लोग को भूमिका में लिख देना है। अब देखिए उसके आगे हम लोग को लिखना दोस्तों, पॉइंट बनाना है कि स्वतंत्रता के बाद जो है भारत में स्त्रियों की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ। ठीक है, और वो जो सुधार हुआ वो निम्नलिखित प्रकार से है। ठीक है, पहला सुधार कौन सा है, राजनीतिक क्षेत्र में सुधार हुआ। राजनीतिक क्षेत्र में कैसे सुधार हुआ, अगर हम लोग बात करें ब्रिटिश शासनकाल का, मीन्स आज़ादी के पहले का, ठीक है, तो उस समय भारतीय नागरिकों को जो है ना राजनीतिक स्थिति ठीक नहीं थी। उस समय नागरिकों, हमारे भारतीय राजनीतिक और भारतीय क्या स्त्रियों का जो था स्थिति उस समय ठीक नहीं था। उस समय 1920 ईस्वी पूर्व जो है उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। किनको, स्त्रियों को जो है वोट देने का अधिकार नहीं था, और ना ही उन्हें किसी पद के उम्मीदवार हो सकती थी, और ना वो कोई पद का उम्मीदवार हो सकती थी। जैसे मान लीजिए ना वो मुखिया के पद पर खड़ा हो सकती थी, ना वो मतलब कोई भी पद पर वो खड़ा नहीं हो सकती थी। ठीक है, उसके साथ बताया जाता है कि भारतीय नारियों को सक्रिय राजनीतिक के आंगन में लाने का श्रेय बापू को जाता है। ठीक है, और अभी अगर बात करें, अभी नारियां जो है हर एक क्षेत्र में आती है। ठीक है, तो उसका श्रेय किसको जाता है, बापू को, महात्मा गांधी को जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी ने अपने अहिंसा आंदोलन में सबको शामिल किया था, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। ठीक है, तो इसका श्रेय किसको जाता है, महात्मा गांधी को जाता है, जिन्होंने नारियों को अहिंसा युक्त आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। जिसने क्या किया था, नारियों को अहिंसा युक्त आंदोलन में भाग लेने के लिए क्या किया था, प्रोत्साहित किया था। किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 हम लोग जान गए कि कैसे कैसे सुधार हुआ। अब पॉइंट नंबर 2,
पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ, सामाजिक एवं पारिवारिक क्षेत्र, सामाजिक एवं पारिवारिक क्षेत्र में भी स्त्रियों को सुधार हुआ, स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुआ। कैसे बताया जाता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात नारियों में सामाजिक जागृति की एक नई लहर उत्पन्न हुई। ठीक है, वे नारियां जो कभी घर की चारदीवारी में कैद रहती थी, अब अनेक महिला संगठन व समितियों का सदस्य बन करके अपने अधिकार के लिए संघर्ष करने लगी। देखिए हुआ क्या कि स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी के बाद जो है ना, महिलाएं जो है हर वो कार्य करने लगी जिससे वो पहले जो चार दीवारी में कैद रहती थी, घरों में कैद रहती थी, उससे वो बाहर निकल करके जो है ना अनेक प्रकार के संगठन का निर्माण करने लगी, समितियों का निर्माण करने लगी, सदस्य का निर्माण करने लगी। ठीक है, जिससे क्या हुआ, उनका विकास जो है क्या होता रहा, विस्तार होते रहा। ठीक है, मतलब उनका विकास होते रहा। ठीक है, उनका आर्थिक जीवन का विकास जो है ना होते रहा। ठीक है, महिलाओं का विकास होते रहा। बताया जाता है कि शिक्षित नारियों ने पर्दों का परित्याग कर दिया। सामाजिक क्षेत्र में आए इस बदलाव से रूढ़िवादित कर्मकांडों और अनुष्ठानों का महत्व घट गया। अब अगर बात करें शिक्षित नारियों ने, पहले क्या था कि महिलाओं को जो है ना फेस ढक करके रहना पड़ता था। ठीक है, मतलब फेस दिखाना नहीं पड़ता था, पर्दे के अंदर रहना पड़ता था। लेकिन अब की स्त्रियां ऐसा नहीं है, वो लोग काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, वो लोग पर्दे के नीचे रहना नहीं चाहती है। ठीक है, मतलब पहले था कि आपको घर में रहना है, घर का कार्य करना है, घर से बाहर निकलना नहीं है। लेकिन अब की वो औरतें जो है, अब की स्त्रियाँ जो है ऐसा चाहती नहीं है। ठीक है, वो हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो। ठीक है, आगे देखिए तीसरा आपका सुधार जो है आर्थिक क्षेत्र में। आर्थिक क्षेत्र में क्या सुधार हुआ महिलाओं का, तो बताया जाता है कि स्वतंत्र भारत में नारी की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, उसे आर्थिक रूप से पुरुषों पर पहले की तरह आश्रित नहीं रहना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए अगर बात करें आज़ाद भारत का, ठीक है, भारत की आज़ादी के बाद जो नारी की आर्थिक स्थिति में काफ़ी मजबूती हुई। ठीक है, आर्थिक स्थिति क्या हुआ, मजबूत हुआ। और अब जो है ना अगर बात करें पहले की तरह, तो पहले की तरह स्त्रियों को जो है पुरुषों पर आश्रित नहीं रहना पड़ता। ठीक है, क्योंकि आजकल के स्त्रियां भी क्या करती है, कार्य करती है। ठीक है, धनोपार्जन करती है ना। बताया जाता है कि आज सभी क्षेत्र में कामकाजी नारियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। अगर आज का क्षेत्र की बात करें, आज का युग की बात करें, तो आज का युग में जितना पुरुष कार्य नहीं कर रहा है उससे अधिक ऑफिस वगैरह देख लीजिए। ठीक है, वहाँ पे स्त्रियाँ कार्य कर रही है ना। उसके साथ साथ बताया जाता है कि कुछ विभागों में तो पुरुषों की अपेक्षा नारियों की संख्या अधिक है। ठीक है, नारियों ने अपने परिवार और समाज के में आदर व सम्मान प्राप्त करने हेतु धनोपार्जन का एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। और दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई महंगाई ने परिवार का यह दबाव डाला कि आर्थिक गाड़ी को खींचने के लिए पुरुषों के साथ साथ नारियां धनोपार्जन हेतु कार्य करें। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि अगर अभी की बात करें, हमारा अभी का युग की बात करें, तो अभी जो है ना पुरुषों से ज़्यादा कार्य कौन कर रही है, महिलाएं कर रही है। ठीक है, अगर हम कोई ऑफिस में देखें तो ऑफिस में जो है ना जितना मांग पुरुषों का नहीं रहता, उससे ज़्यादा मांग स्त्रियों का रहता है। ठीक है, उसके साथ साथ स्त्रियां जो है ना अभी पुरुषों के साथ हाथ मिला करके कार्य कर रही है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई घर है, घर का दबाव जो है सिर्फ एक ही व्यक्ति पर ना पढ़ने का सोच करके दोनों लोग कार्य करता, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। ठीक है, दोनों लोग धनोपार्जन करते हैं ताकि हमारा समाज जो है, हमारा परिवार जो है वो क्या रहे, उन्नति के रास्ते पे रहे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना महिलाओं की स्थिति में क्या हुआ, सुधार हुआ है। ठीक है, आगे देखिए अगर बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी महिलाओं का काफ़ी विस्तार हुआ है। क्यों, क्योंकि अगर पहले की बात करें दोस्तों, तो पहले का बात क्या था कि पहले महिलाओं को बस क्या रहना था, घर में रहना था। ठीक है, और घर से बाहर निकलने का अनुमति नहीं था उन लोगों को। ठीक है, मतलब बाहर की दुनिया जानने का अनुमति ही नहीं था, शिक्षा प्राप्त करने का तो अनुमति था ही बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि पहले ऐसा कहा जाता था कि जो लोग विवाहित, मतलब क्या, जो लोग शिक्षित रहेंगे उनका विवाह ही नहीं होगा, जो स्त्रियां शिक्षित रहेगी उनका विवाह ही नहीं होगा। ठीक है, इसलिए उनको कभी पढ़ाया भी नहीं जाता था। लेकिन आज वैसा नहीं है, आज जो है जितना पुरुष नहीं पढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा स्त्रियां भी पढ़ रही है। ठीक है, बताया जाता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में नारियों की शिक्षा में काफ़ी उन्नति की गई है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति होने पर नारियों की चेतना जागृत हुई और आज नारियां राजनीतिक, विज्ञान, व्यवसाय, साहित्य और समाज के प्रत्येक क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही है। कई स्त्रियां मानसिक रूप से पुरुषों से प्रतियोगिता करके अपने प्रतिभा का परिचय दे रही है। पेचिंग महिला सम्मेलन में शिक्षा को बुनियादी मानवाधिकार घोषित किया गया था। ठीक है, और देखिए वही मैंने आपको बताया कि अगर अभी की बात करें तो अभी जो है ना लड़कियां जो है पढ़ाई के मामले में लड़कों को भी मात दे रही है ना, और उनसे भी आगे निकल रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अभी का जनरेशन जो है, ठीक है, और पहले का जनरेशन में जो स्त्रियों का स्थिति था उससे अभी काफ़ी सुधार आ गया है। ठीक है, आगे देखिए बताया गया है कि विविध सेवाओं के क्षेत्र में कहने का मतलब है कि शिक्षा के क्षेत्र में उनका उन्नति हुआ।
ठीक है। आर्थिक स्थिति का क्षेत्र में उन्नति हुआ, राजनीतिक क्षेत्र में उन्नति हुआ, और उस तरह से कई क्षेत्र में उन लोगों का क्या हुआ, उन्नति हुआ है। ठीक है। बताया जाता है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नारियां विविध सेवाओं के क्षेत्र में आगे आई है। नारियां पुरुषों के समान सभी पदों में शोभित है। स्वतंत्रता के उपरांत बनने वाले मंत्रिमंडल में राजकुमारी अमृता और स्वास्थ्य विभाग की मंत्री बनी श्रीमती सरोजिनी नायडू संयुक्त प्रांत की गवर्नर पद पर शोभित हुई। इसके अतिरिक्त जो भी योग्यतम महिला जिसे पद के योग्य समझी गई उसे उस पद पर नियुक्त किया गया। मतलब बताया जाता है कि विविध सेवाओं, मतलब जितने भी देश के सेवाएं हैं, जैसे मान लीजिए अगर डीएसपी बनता है कोई, है ना, गवर्नर बनता है कोई, मुख्यमंत्री बनता है, ठीक है, तो ये सब भी पद पे जो है ना महिलाएं आई है। ठीक है। और अपना देश का संचालन कर रही है। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है ना महिलाओं का स्थिति में जो है ना काफ़ी क्या आया, सुधार आया। ठीक है। और अभी जो अभी का जीवन अगर महिलाओं की बात करें तो बहुत सुधर गया पहले के अलावा, है ना, और काफ़ी सुधार आ ही रहा है। ठीक है। अब देखिए बताया जाता है कि स्वतंत्र भारत में नारी की स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रयास, क्या क्या प्रयास किया गया। तो पहला बताया जाता है कि सन 1958 में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने स्त्रियों के लिए शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया। हुआ क्या कि 1958 ईस्वी में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने क्या किया, स्त्रियों के लिए शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया। किसने? केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने। ठीक है। उसके बाद दूसरा बताया जाता है कि ग्रामीण महिलाओं के नारियों के उत्थान के लिए, कि गांव में रहने वाले महिलाओं और नारियों के उत्थान के लिए जो है ना गांव में महिला मंडलों का स्थापना किया गया। आप लोग सब जानते होंगे गांव में महिला मंडल का स्थापना किया गया है। ठीक है। नगरों में कार्यरत कामकाजी नारियों को आवासीय सुविधा देने के लिए महिला हॉस्टल खोला गया। ठीक है। बताया जाता है कि नगर में जो कार्य करती है, कार्यरत नारियां जो रहती है ना, उन लोगों को रहने के लिए, जैसे मान लीजिए कि रेलवे में कोई कार्य कर रही है, ठीक है, तो उनके रहने के लिए भी जो है ना महिला हॉस्टल खोला गया। क्या खोला गया? महिला हॉस्टल खोला गया है। और इस समय हमारे देश में जो है 80% महिला हॉस्टल है। अभी अगर बात करें हमारे देश में तो अभी जो है 88% जो है ना क्या है, महिला हॉस्टल है। उसके साथ साथ कामकाजी महिलाओं, बीमार नारियों के बच्चों के लिए शिशु गृह खोले गए हैं। ठीक है। अगर बात करें कामकाज जो काम करने वाली महिलाएं हैं, ठीक है, उनके प्रॉब्लम्स का सुधार करने के लिए वहाँ पे शिशु गृह भी खोला गया है। ठीक है। मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह भी खोले गए हैं। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं, ये क्वेश्चन पढ़ने के माध्यम से हम लोग ये कह सकते हैं कि महिलाओं का स्थिति में काफ़ी सुदृढ़ से विकास हुआ है। ठीक है। और अभी और विकास होना बाकी है। उसके बाद देखिए और बताया जाता है कि पंचवर्षीय योजना में नारी की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास। ठीक है। यहाँ पे पंचवर्षीय योजना बनाया गया। पंचवर्षीय योजना के तहत जो है स्त्रियों का स्थिति को सुधार किया गया। ठीक है। यहाँ पे 8 पंचवर्षीय योजना बनाया गया था। ठीक है। जो कि आपको स्क्रीनशॉट करके देख सकते हैं कि कब कब यहाँ पे बनाया गया था। तो ठीक है। आगे बताया जाता है कि पंचवर्षीय योजना में नारी स्थिति में सुधार लाने के लिए इन बातों पर विशेष ध्यान रखा गया। ठीक है। पंचवर्षीय योजना जो बनाया गया उसमें से नारियों की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, बढ़िया बनाने के लिए निम्नलिखित कार्य किए गए। क्या क्या कार्य किए गए? तो प्रत्येक क्षेत्र के विकास कार्य में नारी की भागीदारी बढ़ाना, कि प्रत्येक क्षेत्र का विकास करने के लिए जो है ना उसमें नारियों का भी क्या होना चाहिए, हाथ होना चाहिए। ठीक है। आगे नारी को आर्थिक स्वतंत्रता व स्वावलंबना प्रदान करना। ठीक है। नारियों को जो है ना स्वतंत्रता प्रदान करना ताकि वो हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ सके। ठीक है। पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा, क्या बोलते हैं, खेलकूद के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में वो आगे बढ़ सके। ठीक है। उसके साथ साथ स्वास्थ्य सेवा सुधार एवं परिवार कल्याण। ठीक है। उनके स्वास्थ्य सेवा सुधार और परिवार कल्याण के लिए कई कार्य किए गए, है ना। उसके साथ साथ शिक्षण प्रशिक्षण के अवसर बढ़ा करके महिला प्रगति की राह आसान बनाना। ठीक है। और महिलाओं का शिक्षण पद्धति को बढ़ावा दिया गया। ठीक है। ताकि महिलाएं पढ़े, ठीक है, और आगे क्या करे, हमारे देश का विकास करे। ठीक है। अब देखिए लास्ट में क्या करना है आपको, निष्कर्ष डालना। निष्कर्ष क्या डालना है? तो हम लोग को पढ़ने से यह समझ में आया कि पहले का जो स्थिति था, ठीक है, और अभी का स्थिति है उसमें आसमान जमीन का क्या है, अंतर है। ठीक है। क्योंकि अभी का जो स्थिति है ना वो काफ़ी सुदृढ़ हो चुका है। ठीक है। तो बताया जाता है कि स्वतंत्रता में नारी की स्थिति का उपरोक्त चित्रण किया गया है। ठीक है। महिलाओं की स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। आज के समय में वह अपने घर की चारदीवारी तक सीमित ना रह करके खुले वातावरण में कभी भी कहीं भी आ जा सकती है। आज स्त्रियों का काम करने का मुख्य उद्देश्य धनोपार्जन एवं समय का सदुपयोग है। ठीक है। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि आज के समय में जो है ना स्त्रियों का जो सुधार आया, ठीक है, स्थिति में सुधार आया, वो काफ़ी सुधार आ गया। ठीक है। और आज जो है ना वो लोग पहले के जैसा जो है बस घर में ही ना रह करके घर के बाहर, घर के चारदीवारी के बाहर जो है क्या कर सकती है, वो लोग खुले वातावरण में कहीं भी आ जा सकती है। ठीक है। कोई भी कार्य कर सकती है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, ठीक है, चाहे वो सांस्कृतिक के क्षेत्र में हो, हर वो कार्य कर सकती है। ठीक है। तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की, क्वेश्चन क्या है, भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति की विवेचना करें। अब यहाँ प्रवृत्ति का मतलब समझ रहे हैं कि भारत में जनसंख्या जब वृद्धि हो रहा है ना, तो उसका कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है, ठीक है। उसके साथ साथ इसका जब जनसंख्या जब यहाँ पे बढ़ रहा है तो क्या इसके रोकथाम के लिए जो है ना उपाय किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी में से मिलेगा क्वेश्चन आपको, ठीक है, कि भारत में जनसंख्या वृद्धि जब हो रहा है ना, तो इससे क्या क्या प्रभाव, दुष्प्रभाव जो है हमारे ऊपर पड़ रहा है, हम लोगों के ऊपर पड़ रहा है, भारतीय नागरिकों पर पड़ रहा है। तो वो चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल तरीके से आज जानने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसको लिखेंगे कैसे, है ना। अब देखिए अगर बात करें हम लोग भारत में जनसंख्या वृद्धि का, किसका, जनसंख्या वृद्धि का, तो आप खुद भी जानते होंगे कि आज जो है भारत जो है जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पे आ गया है। भारत जनसंख्या मामले में क्या आ चुका है, पहले नंबर पे आ चुका है, ठीक है। और विश्व का ये पहला ऐसा देश बना है अभी जो विश्व में से जनसंख्या के मामले में प्रथम नंबर पे है, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग खुद भी देखते हैं कि जनसंख्या के वृद्धि होने से हमारे समाज में जो ना कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। क्या बढ़ते जा रहा है, कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, ठीक है। जैसे बेरोजगारी का समस्या इतना होते जा रहा है ना कि लोग जो है ना बेरोजगारी से मतलब अपना घर तक नहीं चला पा रहे हैं, ठीक है। लोगों को काम करने का जरिया नहीं मिल रहा है, लोग सोचते हैं कि क्या हम काम करें। तो चलिए आज के वीडियो में इसको हम लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि क्या कैसे जनसंख्या का वृद्धि हो रहा है, ठीक है, क्या कारण है जनसंख्या वृद्धि होने का, उसके साथ साथ इसका निवारण कैसे किया जाएगा और इसका क्या क्या दुष्प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है, हमारे समाज के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रस्तावना। क्या लिखेंगे, प्रस्तावना। और प्रस्तावना में क्या लिखेंगे, तो बताया जाता है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जटिल विषय है, ठीक है। भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति की अगर बात करें तो ये जो है ना भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण और जटिल विषय है। इसके बारे में लोगों को सोचना चाहिए कि क्या भारत में जनसंख्या वृद्धि जो है ये क्या ठीक है, आने वाले समय में क्या ये हमारे लिए ठीक रहेगा, हमारे भविष्य के लिए ठीक रहेगा या नहीं ठीक रहेगा, ठीक है। आगे देखिए बताया गया है वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। अगर हम लोग वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो है ना भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है और इसकी जनसंख्या जो है 2024 के अंत तक, इसकी जनसंख्या 2024 के अंत तक जो है ना 1.45 अरब के करीब पहुंच जाएगा। कितना पूछा जाएगा, आपको पूछेगा कि 2024 के अंत तक जो है भारत का जनसंख्या कितना हो जाएगा, तो बताइएगा लमसम मीन्स लगभग जो है 1.45 अरब पहुंच जाएगा, ठीक है। आगे बताया गया है कि इसे नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है। इसको जो है जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना क्या है, अत्यंत आवश्यक है। अब क्यों आवश्यक है, तो बताया जाता है कि अन्यथा इसके भयंकर नुकसान जो है ना हमारे सामने उत्पन्न होंगे। नहीं तो क्या हो जाएगा, इसके भयंकर नुकसान जो है ना वो हम लोगों को दिखने लगेंगे, पता चलेगा कि क्या क्या इसके नुकसान है, ठीक है। जैसे कि देखिए, जैसे कि बेरोजगारी हम लोग खुद ही देख रहे हैं, भूखमरी, प्राकृतिक संसाधन की कमी, इसके साथ साथ ठीक है बड़ी जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो है ना प्राकृतिक संसाधन, जैसे मान लीजिए जनसंख्या का वृद्धि होगा तो उसके लिए संसाधन भी तो चाहिए, तो संसाधनों की भी कमी होगी। उसके साथ साथ उस प्रदूषण भी फैलेगा। क्या फैलेगा, प्रदूषण फैलेगा, जिससे जो है ना हमारा पर्यावरण क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा, हमारा पर्यावरण पूरा प्रदूषित हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हम लोग कहें तो जनसंख्या का वृद्धि से हानि ही हानि है, ठीक है। इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, इससे क्या होगा, हमेशा हानि ही हानि होने वाला है, ठीक है। आगे देखिए बताया गया है कि इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो भविष्य में हम भारतीयों को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। क्या बताया गया है कि मान लीजिए अगर जनसंख्या वृद्धि को, भारत में जो है जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित नहीं किया जाएगा ना, तो इससे जो है हम लोगों को, हम भारतीयों को जो है बहुत सारे समस्याओं से सामना करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि बताया गया है कि बढ़ती जनसंख्या वृद्धि के कारण ही आज हमारे देश में अनेकों संसाधन की कमी महसूस होती है। क्या बोल रहा है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण ही हम लोग क्या कर रहे हैं, आज संसाधनों की कमी महसूस कर रहे हैं। उसके साथ साथ देश में जो है बेरोजगारी की समस्या जो है दिनों दिन बढ़ती जा रही है, ये हम लोग खुद फील कर रहे हैं। उसके साथ साथ भूखमरी जैसी समस्याएं जो है, गरीब जैसी समस्याएं जो है दिनों दिन बढ़ते जा रही है हमारे समाज में, हमारे भारत में। आप खुद ही देखते होंगे, ठीक है,
कि हमारे समाज में जो है बेरोजगारी किस तरह से फैल रहा है। नवयुवक जो है ना वो नौकरी की तलाश में जो दर दर भटक रहे हैं, लेकिन क्या उसको नौकरी की तलाश हो पाती है? नहीं हो पाती है। ठीक है, बताया गया है कि यह सभी जनसंख्या वृद्धि के ही दुष्परिणाम है, और यह सभी जो है ना वो क्या है? जनसंख्या वृद्धि के ही क्या है? दुष्परिणाम है। इस प्रकार से जो आपको भूमिका में लिख देना है, या तो फिर आप क्या लिख सकते हैं? इसका प्रस्तावना में ये सब सारे चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से इसका मतलब देखिए कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, प्रभाव क्या है और समाधान क्या है, एक एक करके जो है ना हम लोग इसको डील करने का प्रयास करते हैं, और बड़ा ही इजी लैंग्वेज में आपको बताया जाने वाला है। ठीक है, देखिए बताया गया कि भारत की जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति को समझने के लिए इसके कारण, प्रभाव और समाधान को जानना जरूरी है। अगर हम लोग इसके जनसंख्या वृद्धि के प्रवृत्ति को जानेंगे ना, तो इसके लिए जो ना जानना क्या जरूरी है? इसका कारण, कि यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है, इसका प्रभाव क्या है। ठीक है, और समाधान कैसे किया जा सकता है, ये जानना क्या है? बेहद ही जरूरी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके कारण को जानते हैं, फिर प्रभाव को और समाधान को जानते हैं, उसके बाद हम लोग इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग डील करेंगे जनसंख्या वृद्धि के कारण, है ना। तो देखिए बताया गया है कि जनसंख्या वृद्धि जिस तेजी से बढ़ती जा रही है उसके कई सारे कारण हैं। जनसंख्या वृद्धि जो है जिस गति से ये आगे बढ़ते जा रहा है, जिस तेजी से बढ़ते जा रहा है ना, उसका कई सारा कारण है, जिस कारण से इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता, वो कारण है तो निम्नलिखित उसको बताया गया, निम्नलिखित रूपों में उसको बताया गया। देखिए इसका पहला जो कारण है वो क्या है? जनसंख्या वृद्धि का पहला जो कारण है वो जागरूकता में कमी। क्या है? जागरूकता में कमी। जागरूकता में कमी कहने का मतलब देखिए बताया गया है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा कारण लोगों में जागरूकता की कमी है। भारत में जो है जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा कारण क्या है? लोगों में जागरूकता नहीं है। लोग जो है ना पहले के विश्वासों में विश्वास रखते हैं। ठीक है, पहले जिस तरह से पहले की अवधारणा था वैसे अभी भी लोग क्या करते हैं? मानते हैं। क्योंकि देखिए बताया गया है क्योंकि भारत में कई लोग अपने बच्चों का विवाह जो है कम उम्र में करा देते हैं। ठीक है, जिससे उनका प्रजनन काल जो है ना लंबा हो जाता है और वे अधिक संतान पैदा करते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ का लोग का जो है ना सोच बहुत नीचे है। लोगों के अंदर जो है ना वो जागरूकता वाला फीलिंग नहीं है, जिससे वो लोग समझ सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि जो है हमारे लिए कितना दुष्प्रभाव हो सकता है इसका। वो लोग समझ रहे हैं क्या? नहीं समझते हैं। ठीक है, और वो लोग क्या करते हैं? अपने बच्चों का विवाह जो है ना कम उम्र में करवा देते हैं, जिससे जो है ना वो क्या होता है? वे अधिक से अधिक संतान पैदा करते हैं। ठीक है, देखिए उसके साथ साथ बताया गया है कि उसके साथ साथ भारत में कई लोग धार्मिक और सामाजिक विश्वासों के अनुसार से अपने वंश को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना लोग धार्मिक और सामाजिक विश्वासों के अनुसार से जो है अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, मतलब सीधा कहना है वो लोग पुत्र का इच्छा रखते हैं। किसका इच्छा रखते हैं? पुत्र की इच्छा रखते हैं। मान लीजिए अगर उनको लड़की होती भी है तो वो किस का इच्छा रखते हैं? संतान की इच्छा रखते हैं कि उनको क्या हो? पुत्र हो। ठीक है, और तब तक वो पुत्र की चाह में रहते हैं। ठीक है, तो पहला जनसंख्या वृद्धि का कारण है जागरूकता में कमी। लोग यहाँ पे जागरूक नहीं है। दूसरा कारण है इसका कि कम शिक्षा मीन्स अशिक्षा। ठीक है, लोग जो है ना यहाँ पे अशिक्षित हैं। भारत के अधिकतर लोग क्या है? अशिक्षित हैं, और अशिक्षित के कारण जो है उन लोगों को पता नहीं चलता है कि क्या हमारे लिए ठीक है और क्या हमारे लिए गलत है। ठीक है, देखिए बताया गया है कि भारत की साक्षरता दर 73% है। भारत का साक्षरता दर कितना है? 73% है, जिसमें से पुरुष साक्षरता दर 80% है, जबकि महिला साक्षरता दर जो है वो कितना है? 64% है। ठीक है, और यह आंकड़ा यही दर्शाता है कि भारत में अभी भी क्या है? अशिक्षा व्याप्त है। मीन्स अभी भी जो है सब लोग को शिक्षा प्राप्त नहीं है। इस वजह से क्या हो रहा है? तो इस वजह से आम नागरिक इस बात को समझ नहीं पाती है। ठीक है, कि बढ़ती जनसंख्या हमारे लिए कितने संकट हो सकते हैं, जिससे क्या होता है कि आम जनता जो होती है ना, आम नागरिक जो होती है ना, ये चीज़ों को समझ नहीं पाती है कि जनसंख्या वृद्धि जो है हमारे लिए कितना घातक साबित हो सकती है आने वाले दिनों में। और यही जो है जनसंख्या वृद्धि का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, अब देखिए इसका तीसरी कारण की बात करें। तीसरा कारण क्या है? गरीबी। तीसरा कारण क्या है? गरीबी। ठीक है, हम लोग खुद देख रहे हैं जो समाज में लोग रहते हैं ना वो गरीबी व्याप्त है यहाँ पे। ठीक है, अब लोग क्या करेंगे? जो भीख मांगते हैं, भिखारी रहते हैं, वो लोग क्या करेंगे? गरीबी के कारण क्या करेंगे? ठीक है, वो लोग संतान पैदा करते हैं ताकि क्या करेंगे? वो लोग सब मिल करके जो है ना कम से कम भीख मांगे। ठीक है, और पेट भर खाना खा सके। ठीक है,
देखिए बताया गया है कि गरीबी भी जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारणों में से एक है। गरीबी क्या है? जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारणों में से एक है। एक गरीब तथा अशिक्षित व्यक्ति की मानसिकता होती है। एक गरीब और अशिक्षित व्यक्ति जो है वो क्या सोचता है? तो बस ये सोचता है कि उसको क्या करना, अपना पेट भरना है और 2 वक्त की रोटी का गुजारा करना है। क्या करना है? अपना पेट भरना है और 2 वक्त की रोटी का गुजारा करना है। वो नहीं चाहता है कि हम ऐसो आराम में रहें, सो ठीक है। वो इतना नहीं सोचता है कि हम गाड़ी लेंगे, सोचता है क्या? नहीं, वो बस इतना चाहता है कि हमको क्या करना है, अपना पेट भरना है और कैसे भी करके 2 वक्त की रोटी जो है ना जुटाना है। इसलिए गरीब और भिखारी क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं ताकि उनसे भीख मंगवा करके जो है ना अपना पेट पाल सके, ठीक है, और अपने परिवार का पेट पाल सके, ठीक है। तो ये भी जो है जनसंख्या वृद्धि का तीसरा सबसे बड़ा कारण है। फिर देखिए इसका जो जनसंख्या वृद्धि का चौथा सबसे बड़ा कारण है वो है घटती मृत्यु दर। चौथी कारण क्या है? घटती मृत्यु दर। अब घटती मृत्यु दर में क्या बताया गया है? तो बताया गया है कि वर्तमान में विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि आज हर असंभव से असंभव बीमारी के इलाज को संभव कर दिखाया गया है। मीन्स अगर विज्ञान की बात करें, साइंस की बात करें, साइंस जो है ना इतना प्रगति कर चुका है कि आज हर असंभव से असंभव कार्य जो है ना उसको संभव किया जा सकता है, ठीक है। मीन्स कितनों खतरनाक बीमारी हो उसका इलाज जो है 100% किया जा सकता है, ठीक है। अब इससे क्या हुआ है? तो लोग तो सोचेगा नहीं ये तो बढ़िया बात है, लेकिन इससे क्या हुआ है कि जिसका उम्र हो जाता है ना, जो लोग का उम्र हो जाता है, लोग उसको भी बचा लेते हैं। लोग क्या करते हैं? उसको भी बचा लेते हैं, जिससे मृत्यु दर जो है ना वो घटता जा रहा है। मृत्यु दर क्या हो रहा है? घटता जा रहा है, ठीक है। और जन्म दर जो है ना बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इससे भी क्या हो रहा है? जनसंख्या वृद्धि अधिक होता जा रहा है। क्या हो रहा है? जनसंख्या वृद्धि अधिक होते जा रहा है। तो ये जो 4 कारण थे वो जनसंख्या वृद्धि के कारण थे। क्या थे? जनसंख्या वृद्धि के कारण थे, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं दोस्तों कि आखिर जनसंख्या वृद्धि जब हुआ तो उसका क्या दुष्परिणाम है। मान लीजिए जनसंख्या वृद्धि अगर हो रहा है, ठीक है, तो उसका दुष्परिणाम किस प्रकार से हमारे सामने आ सकती है, ठीक है। तो देखिए उस जनसंख्या वृद्धि का पहला दुष्परिणाम जो है वो है संसाधनों की कमी। अगर जनसंख्या की वृद्धि होगी तो उससे क्या होगा? संसाधनों में कमी आएगी। अब जाहिर सी बात है अगर जनसंख्या बढ़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे संसाधन में कमी तो आएगा ही। लोग संसाधनों की चाह में भी तो रहेंगे, उतना संसाधन बन पाएगा तब तो, पर्याप्त मात्रा में संसाधन रहेगा तब तो देखिए वही बताया गया है कि जनसंख्या के पालन पोषण के लिए प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। किसका आवश्यकता होता है? प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, किंतु प्राकृतिक संसाधन सीमित मात्रा में है। लेकिन प्राकृतिक संसाधन जो है ना वो सीमित मात्रा में है, ठीक है, जिसके कारण इतनी तेजी से बढ़ती जनसंख्या को रहने के लिए आवास और खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। जिसके कारण क्या हो रहा है? इतनी बढ़ती जनसंख्या के लिए रहने के लिए आवास और खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना संसाधनों की कमी होते जा रही है। जनसंख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सब चीज़ घटेगा, ठीक है। आज लोग क्या करते हैं? मॉडर्न जमाना में जीना चाहते हैं। लोग कोई भी खेती करना चाहता है? कोई नहीं खेती करना चाहता है। मान लो कोई खेती करेगा ही नहीं तो अनाज कहाँ से आएगा? आएगा अनाज क्या? नहीं, ठीक है। लोग चाहता है कि हम मॉडर्न तरीके से जिए, कोई ये नहीं चाहता है कि हम किसान की ज़िंदगी में जिए। तो सब लोग अगर मॉडर्न ही बन जाएगा तो खेती कौन करेगा, है ना। फिर देखिए दूसरा इसका जो कारण है वह पर्यावरण पर प्रभाव। क्या है? दूसरा कारण है कि अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो उसका पर्यावरण पर भी इफेक्ट पड़ेगा। पर्यावरण पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देखिए बताया गया कि तेजी से जनसंख्या वृद्धि होगी तो उससे जो है ना पर्यावरण भी क्षति होगा। क्या होगा? पर्यावरण का भी क्षति होगा। बताया गया कि मनुष्य जो है अपनी सुविधाओं के लिए जो है ना पर्यावरण के संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करता है। मनुष्य क्या करता है? अपनी सुविधाओं के लिए पर्यावरण के संसाधनों का अंधाधुंध मतलब जैसे तैसे यूज कर रहा है एकदम, ठीक है। उसके कारण खेती करने के लिए जंगलों का नाश करता है। मनुष्य क्या करता है? खेती करने के लिए जंगलों का नाश कर रहा है। झूम खेती हुआ था। उसके साथ साथ उद्योगी की स्थापना करता है, उद्योग का स्थापना करता है, जिससे क्या होता है? पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। देखिए अभी सरकार की अगर बात करें तो सरकार जो है विकास तो कर रहा है, हमारे देश का विकास तो कर रहा है, ठीक है, लेकिन पर्यावरण भी तो दूषित हो रहा है ना उससे। उद्योग का स्थापना कर रहा है तो उद्योग से जो धुआं निकल रहा है वो पर्यावरण को क्षति कर रहा है ना। तो जनसंख्या वृद्धि से जो है ना हमारे पर्यावरण को भी क्षति पहुंच रहा है, ठीक है। तो ये इसका दूसरा दुष्प्रभाव था। फिर देखिए इसका तीसरा दुष्प्रभाव की बात करें तो है बेरोजगारी में वृद्धि। क्या है? बेरोजगारी में वृद्धि। ये सब जानते हैं कि अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी ही बढ़ेगी।
बेरोजगारी भी बढ़ेगी। ये तो अभी भी जो है ना, बेरोजगारी जो है अभी भी व्याप्त है। हम लोग अभी भी फील करते हैं कि क्या है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कंपटीशन क्या हो चुका है, बढ़ गया है। आज जो है ना लोगों के पास 10,000 तक का नौकरी पाने के लिए जो है ना दर दर भटकना पड़ता है लोगों को। तो सोचिए किस तरह से लोग जो है ना बेरोजगारी से जूझ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए बताया गया है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण बेरोजगारी में भी काफी वृद्धि हुई। भारत में जो है जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या हुआ, बेरोजगारी में भी काफी वृद्धि हुई है। बीते वर्षों में बेरोजगार पुरुष जो हैं और महिलाओं की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। ठीक है, और बीते कुछ सालों में जो है ना महिलाओं के और पुरुषों की संख्या में जो है जो बेरोजगार हैं उसमें काफी वृद्धि हुई है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में मौजूद युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार के पास पर्याप्त उपाय ही नहीं है। ठीक है, सरकार क्या करे बेचारा, सरकार कहाँ से उतना वैकेंसी निकाले, कहाँ से नौकरी निकाले। अब उसके पास नौकरी के लिए जगह रहेगा तब तो वो निकालेगा, है ना। तो ये भी बात है कि लोग जनसंख्या के वृद्धि से, जनसंख्या यहाँ पे वृद्धि हो रहा है तो उसका ये भी कारण है कि यहाँ पे लोग क्या हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं। और आने वाले दिन में जो है ना किसी को भी कोई नौकरी नहीं मिलेगा। जिसको करना है अपना प्राइवेट करो, नौकरी किसी को मिलने वाला नहीं है। ठीक है, फिर देखिए चौथा इसका जो कारण है, चौथा दुष्प्रभाव है वो क्या है, खदानों पर प्रभाव। खदानों पर प्रभाव, जैसे मान लीजिए जनसंख्या बढ़ेगी तो खाने पीने वाले चीज़ों का मांग भी तो बढ़ेगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लोग अभी क्या करते हैं, स्टैंडर्ड जमाना में जीते हैं, खेती करना ही नहीं चाहते हैं, तो अनाज आएगा कहाँ से, है ना। तो वही बोला गया कि तेजी से बढ़ी हुई जनसंख्या के कारण भोजन एवं खदानों की उपलब्ध स्टॉक पर दबाव बनता है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या वाले अल्प विकसित देशों को आमतौर पर भोजन की कमी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, जहाँ पे जनसंख्या बढ़ रहा है ना वहाँ पे लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो हम लोगों को जो है ना, हम लोगों के जीवन पर काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, है ना। लोग जो है ना भुखमरी से मर जाएंगे, बेरोजगारी से मर जाएंगे, संसाधन की कमी से मर जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है ना उनके लाइफ में घटित होगा कब, जब जनसंख्या बढ़ेगी तब। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हम लोग देख लिए कि जनसंख्या का वृद्धि का कारण क्या है ना, उसका दुष्प्रभाव क्या है। अब हम लोग जानते हैं कि जनसंख्या वृद्धि का समाधान कैसे किया जा सकता है। अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो उसका समाधान रोकने का क्या उपाय है, कैसे इसको रोका जा सकता है। ठीक है, तो देखिए इसको रोकने का पहला उपाय है शिक्षा और जागरूकता। लोगों में क्या करना पड़ेगा, लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा और जागरूक करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। ठीक है, कि कम उम्र में विवाह करना क्या है, बहुत गलत है। ठीक है, लोग का जो माइंडसेट नहीं हो पाता उस समय, और लोग पढ़े लिखे नहीं रहते हैं ना। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, बाल विवाह करवा देते हैं, बाल श्रम करवाते हैं, बाल गर्भावस्था हो जाता है उन लोगों का। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना लोगों, मतलब हम लोगों को ही क्या पड़ता है, साइड इफेक्ट होता है इससे। देखिए बताया गया है कि भारत में शिक्षा का स्तर और गुणवत्ता बढ़ाना और परिवार नियोजन, लिंग समानता, बाल विवाह, बाल श्रम, बाल गर्भावस्था आदि के बारे में लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि लोग जो है ना इसके बारे में समझ सके कि क्या इसका साइड इफेक्ट है और क्या इससे फायदा है। इससे क्या करेंगे, लोग अपने संतानों की संख्या पर नियंत्रण रखेंगे। ठीक है, लोग क्या करेंगे, अपने संतान के संख्याओं पर नियंत्रण रखेंगे। सरकार ने योजना भी लागू किया था कि हम दो और हमारे दो, मीन्स दो हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे रहेंगे। ठीक है, इस तरह से जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन लोग जो है ना इसको फॉलो करता ही नहीं है कोई। ठीक है, बताया गया है कि उसके साथ साथ उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों का पालन करेंगे। ठीक है, उनके अधिकार और जिम्मेदारियों का पालन करेंगे और इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं। फिर देखिए दूसरा जो समाधान है वो क्या है, विवाह का उम्र बढ़ाना। ठीक है, अगर सरकार जो है विवाह की उम्र बढ़ा देता है, लेकिन देखिए सरकार को जो करना रहता है वो तो कर ही देता है। सरकार ने अभी भी उम्र बढ़ा दिया विवाह का। ठीक है, लेकिन लोगों को इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है ना। देखिए बोला गया है कि भारत में तेजी से बढ़ती जनसंख्या का सबसे बड़ा कारण जो है कम उम्र में विवाह होना है। ठीक है, सबसे बड़ा कारण क्या है, कम उम्र में विवाह होना। जल्दी विवाह होने से लड़कियां कम उम्र में ही क्या बन जाती है, माँ बन जाती है और अधिक संख्या में संतानोत्पत्ति करती है। ठीक है, और अधिक संख्या में क्या करती है, संतान का उत्पत्ति करती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि यहाँ पे जो जनसंख्या जो है ना धीरे धीरे और ज़्यादा क्या होता है, बढ़ता जाता है। बताया गया है कि भारत में ऐसे कई इलाके हैं जहाँ बाल विवाह होता है, अतः प्रशासन को बाल विवाह पर रोक लगानी चाहिए। ठीक है, अतः प्रशासन को क्या करना चाहिए, बाल विवाह पे जो है रोक लगाना चाहिए, ताकि लोग जो है
इसके साइड इफेक्ट को समझ सके, ठीक है, कि बाल विवाह करने से क्या साइड इफेक्ट है और जनसंख्या वृद्धि का क्या साइड इफेक्ट है, ठीक है। साथ ही साथ लड़के और लड़कियों के विवाह की उम्र भी घटनी चाहिए, ठीक है, मतलब उसका जो उम्र है ना वो बढ़ाना चाहिए, ठीक है, कि लोगों को 21 साल में शादी होना चाहिए, 22 साल में शादी होना चाहिए, ऐसे करके, ताकि लोग जो है कम उम्र में शादी ना करें। ये लीगल कर देना चाहिए, ठीक है, कानून में लिख देना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए तो होना चाहिए। अगर इसका उल्लंघन कोई करेगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। अगर सख्त कार्रवाई किया जाएगा ना तभी लोग क्या करेंगे, इसको फॉलो करेंगे, नहीं तो कोई फॉलो करने वाला नहीं है, ठीक है। फिर देखिए इसका चौथा जो समाधान है वो है नीति और कानून। क्या है? नीति और कानून। नीति और कानून बना करके जो है ना सरकार क्या कर सकती है, जनसंख्या पर नियंत्रण लागू कर सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर सरकार ऐसा नीति बनाता है, कानून बनाता है कि लोगों को जो है, लड़की को जो है 21 वर्ष में शादी करना है और लड़का को जो है 24 वर्ष में विवाह करना है, ठीक है, तो ये कानून व्यवस्था अगर बनता है ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, लोग जो है जागरूक होंगे, ठीक है, और वो इस पर गौर करेंगे, अमल करेंगे, ठीक है, कि सरकार ऐसा योजना लागू किया है कि अगर लड़की का विवाह 21 साल से कम में होगा तो उसके परिवार वालों को जो है, उसके अभिभावक को क्या किया जाएगा, उस पर सख्त कार्रवाई किया जाएगा, ठीक है। तो लोग डरेंगे और ये चीज़ को फॉलो करेंगे, तभी जो है जनसंख्या के वृद्धि को जो है रोका जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग ये सारे पॉइंटों को देख लिए कि किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है, उसका समाधान कैसे किया जा सकता है, उसके साथ साथ इसका दुष्प्रभाव क्या था, वो सारी चीज़ को हम लोग देख लिए, ठीक है। अब लास्ट में जो है इसका निष्कर्ष डालना क्या है, नेसेसरी होता है। तो निष्कर्ष में क्या डालेंगे, तो निष्कर्ष में लिखना है कि जिस तरह हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, जिस तरह हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, हम जो है ना इससे मुंह मोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वर्तमान समय में हमारी जनसंख्या इतनी अधिक है कि हम चीन से भी आगे पहुंच चुके हैं, ठीक है, कि भारत में जो है वर्तमान समय में जनसंख्या इतनी अधिक हो चुकी है ना कि हम लोग चीन के जनसंख्या से भी क्या हो चुके हैं, आगे हो चुके हैं। अब हमारे सामने जो है कई समस्याएं हैं, अब हम लोगों के सामने जो है कई समस्याएं आनी प्रारंभ हो गई है, ठीक है, जैसे कि बेरोजगारी, भूखमरी, शिक्षा की कमी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी, ठीक है, अनेक प्रकार की समस्या जो है हमारे सामने आने लगी है, ठीक है, और ये आएगा कब, जब जनसंख्या में वृद्धि होने लगेगा तब, ठीक है। यह सभी जो है ना, ये सभी कारण जो है जनसंख्या के वृद्धि के वजह से ही है। अतः हम कह सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि से जो है ना देश के विकास में क्या है, बाधा बनती है, कि जनसंख्या अगर वृद्धि होगी तो ये इससे जो है ना देश का विकास कभी हो पाएगा नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग नगरीकरण के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है, कि नगरीकरण है क्या। तो नगरीकरण एक ऐसे प्रक्रिया होता है ना जिसमें गांव को नगरों में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए जनसंख्या अगर बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसको कहीं और शिफ्ट किया जाएगा, इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, नगरीकरण बोला जाता है। जैसे यहाँ पर परिभाषा बताया गया है कि नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें गाँव नगरों में परिवर्तित होते हैं, मतलब नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें गांव क्या होते हैं, नगरों में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप किसी भी देश की जनसंख्या में वृद्धि होने लगती है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होता है, किसी भी देश की जनसंख्या में क्या होता है, वृद्धि होने लगता है। नगरीकरण नगर बनाने की एक प्रक्रिया है। नगरीकरण क्या है, नगर बनाने की एक प्रक्रिया है। इसका तात्पर्य व्यक्तियों अथवा सामाजिक प्रक्रियाओं को नगरीय क्षेत्र के अनुरूप बनाना है। इसका तात्पर्य यही है कि यहाँ के जो व्यक्ति हैं, ठीक है, और सामाजिक मतलब यहाँ का जो व्यक्ति है, ठीक है, और सामाजिक प्रक्रिया है उसको नगर क्षेत्र के अनुरूप ढालना है, ठीक है। आगे देखिए, अब हम इसको थोड़ा सा जानते हैं नगरीकरण है क्या, ठीक है। देखिए लिखा हुआ नगरीकरण का आशय नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या या तो नगरीय प्रक्रिया में वृद्धि होना है। जैसे नगरीकरण का आशय क्या होता है, नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या तथा नगरीय प्रक्रियाओं में वृद्धि होना है। कुछ प्रमुख विद्वानों ने इससे परिभाषित करते हुए लिखा है, मतलब कुछ जो विद्वान हैं उन लोगों ने इसको परिभाषित किया, किसको, नगरीकरण का परिभाषा दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि कुछ विद्वानों का
क्या क्या कहना है, इसका कैसे परिभाषा वो लोग दिए हैं। जैसे आपका पहला है श्रीनिवास। श्रीनिवास जी इसके बारे में क्या कहते हैं, तो श्रीनिवास जी कहते हैं नगरीकरण से आशय केवल संकुचित क्षेत्र में अधिक जनसंख्या से नहीं होता है, बल्कि सामाजिक आर्थिक संबंधों में परिवर्तन होता है। मतलब नगरीकरण से आशय ये है कि केवल संकुचित क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या से ये नगरीकरण नहीं कहलाता है, ठीक है, बल्कि सामाजिक आर्थिक संबंधों में परिवर्तन होता है। सब चीज़ में परिवर्तन होगा तब वो नगरीकरण कहलाएगा। आगे वर्गेल के द्वारा है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्रों में बदलने की प्रक्रिया को नगरीकरण कहते हैं। मतलब गांव के क्षेत्र को नगर में बदलने के प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, नगरीकरण बोला जाता है। ये वर्गेल के द्वारा बताया गया है। फिर तीसरा में है आपका एंडरसन एवं ईश्वरन, ठीक है, ये बताते हैं साधारण रूप में नगरीय विकास के सुंदर रूप में ही नगरीकरण शब्द का उपयोग किया जाता है। बताया गया साधारण रूप में नगरीय विकास के मतलब नगर का जो विकास होता है उसी को क्या कहा जाता है, नगरीकरण शब्द का उपयोग किया जाता है। इसका अर्थ होता है कि व्यक्तियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में नगरीय आवास की ओर बढ़ना, व्यक्तियों द्वारा कृषि कार्य के स्थान पर गैर कृषि कार्य को ग्रहण करना। मतलब बताया जाता है कि लोगों का गांव से शहर की ओर अग्रसर करना, उसी को क्या कहते हैं, नगरीकरण कहते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया कि इसका क्या परिभाषा था। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग जानेंगे कि नगरीकरण की विशेषताएं क्या क्या थी, क्या क्या था, मतलब नगरीकरण का क्या क्या विशेषता है, यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, अब देखिए लिखा हुआ है नगरीकरण की विशेषताओं का वर्णन निम्न प्रकार से है। नगरीकरण का जो विशेषता है उसका निम्नलिखित प्रकार है। ठीक है, पहला क्या आपका कि नगरीकरण ग्रामों के नगर में बदलने की प्रक्रिया का नाम है। नगरीकरण क्या है, ग्रामों को मतलब गांवों को नगर में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नगरीकरण कहते हैं। दूसरा बताया गया कि नगरीकरण में लोग कृषि कार्यों छोड़कर अन्य कार्य करने लगते हैं। मतलब नगरीकरण में लोग क्या करने लगते हैं कि कृषि कार्य को वो छोड़ करके जो है ना तो दूसरा काम में वो लोग लग जाते हैं। तीसरा बताया गया नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें लोग गांव छोड़कर शहरों में निवास करने लगते हैं। मतलब नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें लोग जो है गांव छोड़कर खेती-बाड़ी छोड़ करके वो दूसरे जगह शहरों में निवास करने लगते हैं, जिससे शहरों के विकास एवं प्रसार में वृद्धि होती है। जिससे जो है ना शहर का विकास होते जाता है और गांव जैसा का तैसा ही रह जाता है। नगरीकरण जीवन जीने की एक विधि है जिसका प्रसार शहरों से गांवों की ओर होता है। नगरीकरण जो है जीवन जीने का एक विधि है जिसका प्रसार जो है ना शहर में ज़्यादा होता है। ठीक है, वे लोग क्या करते हैं, गांव से शहर की ओर अग्रसर होते जाते हैं। नगरीय जीवन जीने की विधि को नगरीयता अथवा नगरवाद कहते हैं। नगरीय जीवन जो जीता है उसके लोगों को क्या कहते हैं, नगरीयता अथवा नगरवाद कहते हैं। ठीक है, नगरवाद केवल नगरों तक ही सीमित नहीं होता। नगरवाद जो है केवल नगर तक ही सीमित नहीं रहता है, वो जो है गांव में रहकर भी लोग नगरीय जीवन विधि को अपना सकते हैं। लोग जो है गांव में रहकर भी नगरीय जीवन को अपना सकते हैं। जैसे मान लीजिए गांव में रहता है, ठीक है, वो खेती बाड़ी छोड़ दिया, वो दूसरा कोई काम को कर रहा है, ये भी तो आपका नगरीकरण हो गया। ठीक है, नगरीकरण का मतलब है कि गांव से लोग जो है बाहर होकर के शहर में रह रहे हैं और शहर में जो है वो लोग कहीं दूसरा काम कर रहा है। ऐसे देखिए बताया जाता है कि उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि नगरीकरण का अर्थ केवल ग्रामीण जनसंख्या का शहर में आकर बसना अथवा भूमि से संबंधित कार्य के स्थान पर अन्य कार्य में अपने आप को लगाना ही नहीं है। लोगों का नगर में आकर रहने लगना नगरीकरण नहीं हो जाता। देखिए बताया गया है कि उपरोक्त विवरण से यह पता चलता है ना कि मान लीजिए लोग को सिर्फ गाँव से शहर में आने की प्रक्रिया को ही हम लोग नगरीकरण नहीं कहते हैं। ठीक है, और ये भी है कि वहाँ से आकर के दूसरा काम में लग जाना, ये भी आपका नगरीकरण नहीं है। ग्रामीण व्यक्ति जो कि ग्रामीण व्यवसाय त्यागते नहीं हैं नगरीय हो सकते हैं यदि वह नगरीय जीवन शैली, मनोवृत्ति, मूल्य, व्यवहार एवं दृष्टिकोण को अपना लेते हैं। उद्योग की स्थापना के साथ भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया में भी तेजी आई है। मतलब बताया गया है कि यहाँ के जो लोग क्या करते हैं कि गांव से निकलते हैं, ठीक है, वो नगरीकरण की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं कि ये गाँव का जितना भी रीति रिवाज है उसको छोड़ते चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए खेती बाड़ी हो गया, खेती बाड़ी आजकल कोई करना भी नहीं चाहता है। ठीक है, तो वे लोग कहाँ हो रहे हैं, शहरों की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं। भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया ने समाज एवं जनजीवन को बहुत प्रभावित किया। मतलब भारत में जो नगरीकरण की जो प्रक्रिया है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, समाज को बहुत प्रभावित किया है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप एक तरफ अनेक सुविधाएं प्राप्त हुई है तो दूसरी तरफ कई सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों और समस्याओं को भी पनपने का मौका मिला। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है कि मतलब मान लीजिए देखिए कि प्रत्येक सिक्का का दो पहलू है। ठीक है, एक लाभ और हानि, या तो गलत या तो सही। ठीक है, तो इससे जो है ना कुछ गलत तरीका भी हुआ और
सही चीज़ भी हुआ है, ठीक है। जैसे कि वहाँ बोला गया है कि एक तरफ अनेक सुविधाएं प्राप्त हुई, मतलब एक तरफ से अनेक सुविधाएं प्राप्त हुआ इससे, और दूसरी तरफ से क्या हुआ कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन एवं समस्या को भी पनपने का मौका मिला है, ठीक है। अब ये तो था उसका विशेषता कि क्या क्या उसका विशेषता है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि नगरीकरण बढ़ने का कारण क्या था तथा इसका अवधारणा क्या क्या है, ठीक है। देखिए लिखेंगे वर्तमान युग में नगरीकरण बढ़ने के निम्नलिखित कारण है। वर्तमान युग में जो है अभी जो चल रहा है समय, उसमें नगरीकरण बढ़ने का निम्नलिखित कारण है। इसमें से पहला कारण क्या है आपका कि जनसंख्या की गतिशीलता में वृद्धि। जनसंख्या की गतिशीलता में वृद्धि मतलब जनसंख्या के मामला में जो वृद्धि होते जा रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए गांव है, एक छोटा सा गांव है, उसमें जनसंख्या वृद्धि होगा तो लोग जाएगा कहाँ पे, कहीं और जाके बसेगा। तो वही लिखा हुआ है प्राचीन समय में यातायात के साधनों का विकास नहीं हुआ था, इसलिए नगरों के विकास की गति मंद थी। मतलब बताया गया है कि प्राचीन समय में जो है ना यातायात का जो साधन था उसका विकास नहीं हुआ था, इसलिए नगरों के विकास की गति मंद थी, इसलिए नगर का विकास ज़्यादा होता नहीं था। किंतु आधुनिक युग में आविष्कारों की गति तीव्र हो जाने से यातायात के साधनों में वृद्धि एवं विकास हुआ। लेकिन क्या हुआ कि अभी के युग में जो है ना यातायात का इतना साधन हो चुका है ना कि मतलब इसका जो प्रक्रिया बहुत ज़्यादा तीव्र हो गया है, जिससे जनसंख्या की गतिशीलता बढ़ी और नगरों का विकास तेजी से होने लगा, जिससे क्या हुआ जनसंख्या का भी गतिशीलता बढ़ा और वे लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने में सक्षम हो गए, जिससे नगर का विकास भी तेज हो गया, ठीक है। ये आपका पहला पॉइंट था जनसंख्या की गतिशीलता में वृद्धि। अब पॉइंट नंबर दूसरा आपका औद्योगिकरण। जैसे नगरीकरण हो रहा तो लोग उद्योग का तो स्थापना करेगा ही। विभिन्न वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण उद्योग धंधों का तीव्रता से विकास हुआ। आप देखिए जैसे वो लोग गांव से शहर की ओर बढ़ेगा, ठीक है, तो शहर में तो लोग कुछ ना कुछ करेगा ही, ठीक है। तो लोग क्या हुआ वहाँ पे वैज्ञानिक जितने लोग हैं, ठीक है, वो लोग उन लोग के आविष्कारों के कारण जो है उद्योग धंधों का तीव्रता से विकास हुआ। जितना भी फैक्ट्री है, उद्योग है, उसका तीव्रता से विकास हुआ, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप नगरों का विकास हुआ, जिसके कारण नगर का भी विकास होने लगा। नगरों में अधिकतर उद्योग धंधों की स्थापना हुई अथवा जिन स्थानों पर उद्योग खुले उन स्थानों पर तेजी से उद्योगों का केंद्रीकरण हो गया। बताया जाता है कि अब नगर में ज़्यादा जैसे वहाँ पे जब वो विकास करने लगा तो वहाँ पे जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधे खुलने लगे, ठीक है। जब उद्योग धंधे खुलने लगे ना तो वहाँ पे तेज़ी से उद्योगों का केंद्रीकरण होने लगा, मतलब उस क्षेत्र का विकास होने लगा, ठीक है। अभी दूसरा पॉइंट था, पॉइंट नंबर 3 हम लोग कल बनाएंगे कि संदेश वाहन के साधनों का विकास। संदेश वाहन का मतलब है SMS वगैरह जो भेजते हैं, कुछ चीज़ भेजते हैं, कुछ मैसेज भेजते हैं, वो है आपका। उद्योग धंधे के विकास हो जाने से संदेश वाहन के विभिन्न यंत्रों का विकास हुआ। उद्योग धंधा जैसा विकास हुआ, जैसे मान लीजिए अभी आपका फ़ोन है, ठीक है, फ़ोन अभी हम लोग बात करते हैं, लेकिन अगर फैक्ट्री का विकास नहीं हो रहा था, फ़ोन बनाने का कंपनी नहीं रहता तो क्या फ़ोन बनता? नहीं। तो वही बताया गया कि उद्योग धंधों का विकास हो जाने से संदेश वाहन के विभिन्न यंत्रों का विकास हुआ। उद्योग धंधा जैसे जैसे विकास हुआ उसी हिसाब से जो है ना संदेश वाहन के विभिन्न क्षेत्रों का भी क्या हुआ, विकास हुआ, यंत्रों का विकास हुआ। इन यंत्रों ने विभिन्न स्थानों को एक दूसरे से मिला दिया। ये सब यंत्र क्या किए कि दुनिया के सारे कोनों को वो एक मतलब जैसे चाहे आप दुनिया के कोई भी कोने में हो, आपको एक सेकंड में जो है मतलब कुछ ही सेकंड के अंदर में आपको एक दूसरे से जोड़ सकता है। इससे सामाजिक गतिशीलता एवं नगरों के विकास को भी प्रोत्साहन मिला है। इससे क्या हुआ, सामाजिक गतिशीलता एवं नगरों के विकास को क्या हुआ, प्रोत्साहन मिला है, बढ़ावा मिला है, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 3 था। अब पॉइंट नंबर 4 बनाएंगे हम लोग, कृषि में नवीन उपकरणों का उपयोग। जैसे कृषि में जो है कुछ ऐसा, देखिए पॉइंट नंबर 4 में बताया गया कृषि में नवीन उपकरणों का उपयोग। कृषि में नवीन उपकरणों का योग का मतलब बताया गया है कि जैसे मान लीजिए पहले के ज़माना में कृषि का पुराना तरीका अपनाया जाता था, जैसे हल से जोता जाता था, जानवरों से जोता जाता था, लेकिन अब क्या है कि ट्रैक्टर आ गया, मतलब नए नए उपकरण आ चुके हैं। तो वह बताया गया अभी तक कृषि के कार्य में पुराने औजारों का ही प्रयोग होता था, किंतु आधुनिक युग में नवीन कृषि उपकरणों का विकास हुआ। पहले के ज़माने में क्या होता था कि कृषि का पहले का जो तरीका था वो अपनाया जाता था, लेकिन अब क्या है कि उसका नया नया तरीका आ चुका है, उसका नया नया तरीका उपकरणों का आविष्कार हुआ है। इन आविष्कारों के द्वारा कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई। इन आविष्कारों के द्वारा क्या हुआ, कृषि का उत्पादन में भी वृद्धि होने लगा। इस उत्पादन से खपत के लिए बाजारों की आवश्यकता अनुभव हुई, जिससे अनेक मंडियों और नगरों का विकास हुआ, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए आपके पास अनाज ज़्यादा रहेगा तो उसको बेचना भी जो है आपको, तो उसके लिए जो है आपको उनको जो है मतलब वहाँ पे जो है बाज़ारों का भी संख्या बढ़ने लगा, ठीक है।
आगे देखिए पॉइंट नंबर 5 हम लोग जानेंगे शिक्षा के क्षेत्र में विकास। जैसे नगरीकरण से क्या हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 5 है आपका, लेकिन यहाँ बाय मिस्टेक पॉइंट नंबर 4 लिखा गया। ठीक है, क्योंकि पॉइंट नंबर 4 हम लोग आगे जान चुके थे, पीछे जान चुके थे। ठीक है, अभी हम लोग जानेंगे पॉइंट नंबर 5 शिक्षा के क्षेत्र में विकास। जैसे नगरीकरण से शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से विकास हुआ, तो शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो जाने से सभ्य समाज का विकास हुआ है। जैसे बोला जा रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में विकास होने से पूरा समाज में विकास हो रहा है। ठीक है, इस समय समाज से ही नगरों का विकास हुआ, और यही समाज से जो है ना किसका विकास हुआ, नगर का विकास हुआ है। मनोरंजन के साधनों में वृद्धि, व्यवसायों में वृद्धि हो जाने से मनोरंजन के साधनों में वृद्धि हुई है। सिनेमा, थिएटर, ऐसे मतलब कई सारे जो है ऐसा चीज़ जो खुल चुका है, जिसके कारण क्या हो रहा है यहाँ पे मनोरंजन का क्षेत्र में भी वृद्धि होता है। मतलब नगरीकरण से क्या हुआ, नगरीकरण एक ऐसा प्रक्रिया है ना जहाँ पे लोगों को बेहतर सुविधा मिलता है। मतलब इसमें यही बताया गया था कि इससे जो है आपका शिक्षा के क्षेत्र में भी बेहतर सब कुछ हो रहा है। ठीक है, और मनोरंजन के क्षेत्र में भी सब कुछ हो रहा है, क्योंकि उद्योगीकरण क्या हो रहा है, मतलब उद्योग धंधा में विस्तार हो रहा है, मतलब कमाने का जरिया है ये। ठीक है, कमाने के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं, जैसे सिनेमा घरों का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, खेल कूद का चीज़ बना रहे हैं, मतलब ये वो अपना कमाने का जरिया वो कर रहे हैं। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया, नगरीकरण हो गया। ये आपका नगरीकरण क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन को हम लोग बढ़िया से समझ लिए कि नगरीकरण की अवधारणा क्या क्या था, इसका विशेषता क्या क्या था, और इसके बारे में हम लोग बढ़िया से जान गए। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये बढ़िया समझ में आएगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।